हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। एसएससी जीडी एग्ज़ाम की दोस्तों बेस्ट तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। कहते हैं दोस्तों कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। तो उसी हौसले और उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? ऑप्शन ए है फार्मूला, नाम, लेबल। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है एड्रेस। सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी। एमएस एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? एमएस एक्सेल में सेल की पहचान दोस्तों एड्रेस के द्वारा होती है, या फिर सेल की पहचान एड्रेस करता है। और जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? जिसे दोस्तों कहते हैं सेल एड्रेस। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जिसे क्या कहते हैं? सेल एड्रेस कहते हैं, जो कि एमएस एक्सेल में सेल की पहचान करता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का निरूपण करता है। तो विद्युत वाहक बल का क्या निरूपित करता है बताएंगे? बल को। ऑप्शन बी है कार्य या फिर ऊर्जा को। ऑप्शन सी है संवेग को। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? दोस्तों विद्युत वाहक बल क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों विद्युत वाहक बल बल को निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? तो विद्युत वाहक बल दोस्तों बल को निरूपित करता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और एकांक आवेश में सेल में प्रवाहित होने वाली जो पूरे सेल के पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा जो होती है, तो ऊर्जा के सेल का क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है? किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है बताएंगे। ऑप्शन ए है पोरीफेरा। ऑप्शन बी है सीलेंट्रेटा। ऑप्शन सी है दोस्तों एनिलिडा। और ऑप्शन डी है आपका मोलस्का। तो किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों एनिलिडा। जो संघ होता है, इसमें जो शरीर होता है वो कैसा होता है? खंड युक्त होता है। खंड युक्त होता है। और एनिलिडा में दोस्तों जो शरीर होता है वो कैसा होता है? एनिलिडा में जो शरीर होता है वो कृमियों का समूह होता है। किसका समूह होता है? कृमियों का समूह। कृमियों का समूह होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों बात करी जाएंगी एनिलिडा संघ में कौन आते हैं, तो इसके दोस्तों एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो जैसे दोस्तों आपका हो जाएगा केचुआ। तो केचुआ दोस्तों किस संघ का है? तो केचुआ एनिलिडा संघ का है। साथ ही साथ में दोस्तों कृमि जो होता है और जोंक दोस्तों, ये सभी आपके किसके हैं? एनिलिडा संघ के हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है सभी दोस्त बताएंगे। और एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है तो एक बार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि आपको पता है वीके एडीयू परिवार लगभग 900 लोगों का हो गया है। तो आप सभी दोस्त एक बार अपने इस परिवार को और दोस्तों मजबूत बनाने के लिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा यह परिवार कम से कम 1000 व्यक्तियों का हो जाए और एक अच्छा सा दोस्तों इस चैनल का जो है परफॉर्मेंस होने लगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे प्रभावी रंग का प्रकाश कौन सा होता है? लाल, नीला, बैंगनी या फिर पीला। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों सर्वाधिक किसमें होती है? सबसे प्रभावी किसमें होती है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों अगर बात की जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? सभी दोस्त बताएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग दोस्तों कौन सा होता है? लाल रंग।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होती है और नीले रंग की अगर बात की जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों जल के साथ में क्रिया करके दोस्तों अपने भोजन का निर्माण करते हैं और यह क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों इंग्लिश में जिसे फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना गया है। अगर दोस्तों बात की जाएगी हरे रंग में प्रकाश जो होता है, ठीक है, हरे रंग में दोस्तों सबसे कम होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नीले रंग में दोस्तों यहाँ पर कम होता है लेकिन सबसे कम होता है, लेकिन सबसे अगर सोचा जाए सबसे अधिक कम किस में होता है? नीले रंग में। यहाँ पर देखेंगे लाल की अपेक्षा नीले में कम होता है और नीले से भी कम किस में होता है? तो दोस्तों नीले से कम अर्थात दोस्तों सबसे कम। यहाँ पर दोस्तों सबसे कम कहना उचित नहीं रहेगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये जो नीला है आपका, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, नीला जो है ये इसमें दोस्तों लाल की अपेक्षा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? नीला में दोस्तों इससे कम होती है। अगर बात की जाएगी सबसे कम किसमें होती है तो हरे रंग में दोस्तों, हरा रंग जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों सबसे कम होती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम हरा और सबसे अधिक लाल। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मालिक तुगलक, फिरोज तुगलक, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का पहला सुल्तान जो कि तुगलक वंश का सुल्तान बना, इसका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसका नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। अगर बात की जाएगी तुगलक वंश की बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तुगलक वंश दोस्तों 1320 ईस्वी से यह दोस्तों लगभग 1414 ईस्वी तक आपका तुगलक वंश रहा। अगला, इस पर राजगद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो इसका आंसर आप सभी दोस्त देंगे और अगर नहीं पता है तो इसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस भारतीय शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, या फिर किस भारतीय शासक को लाख बख्श भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है दोस्तों अकबर, ऑप्शन सी है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो अगर बात की जाएगी किस भारतीय शासक को लाख बख्श भी कहा जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात की जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक की तो दोस्तों इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। और अगर बात की जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों इसने एक उदार राजा के रूप में यह जाना जाता था, इसीलिए दोस्तों इसे लाख बख्श का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाएगी तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये दोस्तों किस वंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुब मीनार की अगर बात की जाएगी, कुतुब मीनार के नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पहली दोस्तों महिला शासिका कौन है, तो दोस्तों गुलाम वंश की पहली महिला शासिका, साथ ही साथ में भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। दोस्तों यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस राज्य पर स्थित है? यहाँ पर दोस्तों इसका है गोवा राज्य की राजधानी गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस राज्य पर नहीं, यहाँ पर दोस्तों का नदी। तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, गोवा राज्य की राजधानी किस नदी पर स्थित है? कोमना नदी पर, मांडवी नदी पर, मूठा नदी पर, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है
घाघरा नदी पर। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो पणजी दोस्तों किसकी राजधानी है, एक बात तो कंफर्म हो गई, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। और दोस्तों यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों मांडवी नदी के किनारे जो है यह स्थित है। और अगर बात की जाएगी दोस्तों गोवा की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम अभी हाल ही में कहाँ पर बना है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत का अल्कोहल म्यूजियम, तो भारत का अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर बना है दोस्तों, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम दोस्तों, इसलिए दोस्तों पहला पहला है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर बना है, तो दोस्तों ये आपका गोवा में बना है। और गोवा में दोस्तों गोवा के बंदरगाह का क्या नाम है, तो सभी दोस्त बताएंगे, नदी एस्चुरी पर बना बंदरगाह दोस्तों गोवा का बंदरगाह है, इसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो गोवा के बंदरगाह का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम है मार्म गोवा। क्या नाम है, मार्म गोवा। मार्म गोवा है दोस्तों नदी की एस्चुरी पर बना हुआ बंदरगाह, मार्म गोवा, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित एसएससी के द्वारा दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम कहीं ना कहीं आपके सारे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो लास्ट 10 दिन बचे हैं दोस्तों, इसमें आप अपने जो है बेस्ट तैयारी करने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ प्रैक्टिस सेट की सीरीज में दोस्तों 8 बजे और 9 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप सभी दोस्तों की बहुत अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्ज़ाम में जाकर आप लोग एकदम शानदार तरीके से बेस्ट तैयारी करके आएँ। और दोस्तों 10 तारीख तक ही यह क्लास नहीं चलेगी, इसके बाद में दोस्तों एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आधार पर हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड जो है पूछा जाता है उस पर एक विशेष एनालिसिस के दृष्टिकोण से आपका सारा तैयार कराया जाएगा। तो जिन सभी दोस्तों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो एक बार दोस्तों कमर कसेंगे हमारे साथ में, और दोस्तों इस बार दोस्तों वर्दी को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि इस बार दोस्तों अपने माता पिता का सपना हमें साकार करके दिखाना है और उन लोगों को करके दिखाना है जो कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कुचिपुड़ी, तो इसकी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको हम इसे याद कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग याद रखना आधी कच्ची पूड़ी, याद रखना क्या याद रखेंगे, आधी कच्ची पूड़ी दोस्तों, आधी कच्ची पूड़ी। तो इसे याद रखेंगे, कच्ची पूड़ी से आपका बनता है कुचिपुड़ी और आधी से क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों ये, तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाता है केरल का, तो केरल का दोस्तों क्या है, तो इसको ट्रिक के साथ में देखेंगे, केरल की कली, यहाँ से समझेंगे, केरल की कली, केरल की कली मोहिनी, इसे याद रखेंगे, ये ट्रिक है, केरल की कली मोहिनी। तो केरल का क्या है, तो दोस्तों केरल के दो हैं, कली से आपका क्या बनता है, कथकली, क्या बनता है, कली से दोस्तों आपका बनता है कथकली, और मोहिनी से क्या बनता है, मोहिनी से बनता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी से क्या बनता है, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम में दोस्तों दो नृत्य और आते हैं, कली अट्टम और कृष्ण अट्टम। दोस्तों ये भी आपका कहाँ का रहा, कहाँ के हैं, केरल के हैं, और ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये भी आपके केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल के शास्त्रीय नृत्य आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है केरल के, हमने आपको क्या बताया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कथकली और कौन सा है, कथकली है, और आपका है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो सभी दोस्त ध्यान रखें, कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला दोस्तों तमिलनाडु का क्या है, यहाँ पर केरल का है कथकली मोहिनी अट्टम, तमिलनाडु का क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम, कौन सा है, भरतनाट्यम। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों यही प्रश्न वाला है जो कि अभी मैंने आपको बताया, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये सारे शास्त्रीय नृत्य हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है कथक, कौन सा है,
कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसका संबंध पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज से है और पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। क्या है? सत्रिया। मणिपुर का दोस्तों है मणिपुरी। और आपसे पूछा जाए उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो उड़ीसा का है ओडिसी। तो आशा करते हैं आपको सभी शास्त्रीय नृत्य आप सभी दोस्तों को पता चल गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों 2 3 4 5 6 दोस्तों, और 2 अलग से हैं, मणिपुर का मणिपुरी और दोस्तों उड़ीसा का ओडिसी। ये दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि दोस्तों भारत में प्रचलित हैं। तो इन सभी को आपने देखा और एक शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से सीखा। अगर दोस्तों इसी तरीके से आप बेस्ट तरीके से सीखना चाहते हैं तो एक बार सभी दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वाकई में आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतया क्या अर्थ है बताएंगे। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। और ऑप्शन डी है श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतया क्या अर्थ है, तो दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतया अर्थ यह है कि श्रमिकों की दोस्तों सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या है, शून्य होती है। और दोस्तों इसे किसके अंतर्गत रखा गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों मूलतया किस में देखी जाती है, तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों क्या देखी जाती है, कृषि क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादातर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, या फिर दोस्तों हॉन्ट्रोंग समिति, या फिर साजेट योजना। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका एकदम करेक्ट दोस्तों आंसर है चार्ल्स वुड डिस्पैच को दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच दोस्तों एक इसमें जो है आपका 19 जुलाई 1854 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान जिनका नाम था दोस्तों चार्ल्स वुड, क्या था, चार्ल्स वुड। इन्होंने दोस्तों भारत की शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी दोस्तों, और जिसे क्या कहा गया था, इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे क्या कहा गया था दोस्तों, जिसे कहा गया था वुड डिस्पैच। क्या कहा गया था, वुड डिस्पैच कहा गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जिसे कहा गया था दोस्तों वुड डिस्पैच। तो यही दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की अगर बात की जाएगी तो चार्ल्स वुड डिस्पैच है, और इन्हें क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हिरुडिन किस पादप से प्राप्त की गई है बताएंगे। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हिरुडिन किस पादप से प्राप्त की गई है, ब्रेसिका नेपिस, ऑर्किड, इलायची, या फिर दोस्तों रावल्फिया सप्रेंटिना। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हिरुडिन की अगर बात की जाएगी तो ये किस पादप के द्वारा प्राप्त की गई है, तो दोस्तों ब्रेसिका नेपस के द्वारा प्राप्त की गई है। और ये दोस्तों किस कुल का पादप है, तो ये दोस्तों क्रूसिकेटी कुल का पादप है। किसका है, क्रूसिकेटी, क्रूसिकेटी कुल का पादप है दोस्तों। और इसे जैव प्रौद्योगिकी की विधियों के द्वारा इसके जीनोम में परिवर्तन करके हिरुडिन दोस्तों जीन का प्रवेश करवाया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर कहा गया विश्व में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे मीठे पानी की झील अगर विश्व में पूछी जाए तो दोस्तों मीठी क्या होती है, मीठी क्या होती है, सुपारी। इसे याद रखेंगे, ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। मीठी होती है दोस्तों सुपारी, याद रखेंगे मीठी सुपारी दोस्तों, मीठी सुपारी, मीठी सुपारी। तो मीठी क्या होती है, सुपारी। तो सुपारी से याद रखेंगे क्या, सुपीरियर। तो अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर थोड़ा और देखेंगे, अगर आपसे यहाँ पर बैकाल की बात की जाएगी तो दोस्तों जिसमें दिखता है काल, जिसमें दिखता है काल, जिसमें दिखता है काल, यहाँ पर इसे याद रखेंगे, जिसमें दिखता है काल। अर्थात दोस्तों काल किसमें देखेगा,
जो दोस्तों बहुत गहरी, अगर आपको पता चले, आपकी आंख बंद करके दोस्तों एक झील के किनारे लेकर जाया जाए और वो दोस्तों बहुत ही गहरी हो, बहुत ही गहरी हो, बाद में तुम्हारे आपकी आंखों को खोला जाए तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? बहुत आप डर जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरी मौत आ गई है, काल आ गया है, समय आ गया है निकट दोस्तों। तो ऐसा जब होता है तो जिसमें दिखता है काल उसे दोस्तों कहते हैं बैकाल। तो बैकाल झील दोस्तों ये क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर मीठे पानी की हो गई, अगर आपसे पूछा जाता है खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे विश्व की सबसे खारे पानी की झील क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व की खारे पानी की झील कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो खारे पानी की, अगर दोस्तों आपको एकदम दोस्तों खारा पानी पिलाने को दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप? ठीक है, बताएंगे। अगर आपको एकदम खारा पानी, खारा पानी दोस्तों क्या होता है? जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो एकदम नमक मिला के दोस्तों, वैसे तो आपको बढ़िया क्या कहते हैं, अगर चीनी मिला के दिया जाए तो आप तो 2-4 गिलास खींच देंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको नमक मिला के कस के पानी दे दिया जाए तो आप कैसे पिएंगे? बताएंगे कैसे पिएंगे? तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए विश्व के खारे पानी की झील, तो दोस्तों आप याद रखें कि विश्व अगर खारा पानी का गिलास होगा तो उसे कैसे पिए, कैसे पिए, और कैसे पिए से दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैसे पिए से आपका बन जाएगा कैस्पियन। क्या बन जाएगा? कैस्पियन। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक है दोस्तों, आपको आशा करते हैं सभी दोस्त इसे सीख गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे जल की झील दोस्तों सुपारी, मीठी सुपारी, तो सुपीरियर। और दोस्तों अगर पूछा जाए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो दोस्तों जिसमें दिखता है काल, अर्थात दोस्तों बैंकाल झील। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे खारे पानी की झील है कौन सी है, तो आपको पता है खारे पानी अगर होगा तो उसे कैसे पिएंगे, तो कैसे पिए, अर्थात दोस्तों कैस्पियन। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन। ये दोस्तों एसएससी के द्वारा पूछे जाने वाले बार बार हर दोस्तों एग्जाम में कहीं ना कहीं सेट में बार बार ये क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न हम आपके सामने लाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। वीकेडीयू पर दोस्तों सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाने में सफल हुई है, चढ़ने में दोस्तों, यहाँ पर एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऐसी कौन सी महिला है दोस्तों जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। दोस्तों अगर बात की जाएगी बछेंद्री पाल की, तो दोस्तों ये पहली भारतीय महिला हैं जो दोस्तों माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। साथ ही साथ में अगर ये बात की जाएगी प्रथम भारतीय महिला हैं, अगर दोस्तों दुनिया की बात की जाएगी तो दुनिया की ये दोस्तों पांचवी महिला हैं, दुनिया की पांचवी महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था इन्होंने, माउंट एवरेस्ट को। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी माउंट एवरेस्ट की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कितनी है? यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। संतोष यादव दोस्तों 2 बार चढ़ गई दोस्तों, ये 1 बार चढ़ी तो संतोष यादव ने कहा हम भी काहे चूकेंगे, तो इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दोस्तों 2 बार चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर, और इन्होंने 2 बार चढ़ने का इतिहास अपने नाम दर्ज किया। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी, एक और महिला है जिन्होंने दोस्तों बिल्कुल दोस्तों एक ऐसा कार्य करके दिखाया जो कि भारत की महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए एक दोस्तों क्या कहते हैं, बिल्कुल एक महिला के रूप में दोस्तों वो एक क्या कहते हैं, एक आदर्श बनकर उभर कर आई हैं, और उनसे जो है एक एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है ऐसी महिला से, जिनका नाम है दोस्तों क्या? अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा की अगर बात की जाएगी तो ये पहली विकलांग महिला है, ठीक है, पहली विकलांग महिला है जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली विकलांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया उनका नाम क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पहली विकलांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, नाम है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा दोस्तों, इन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, और उसके बाद इनके दोनों पैर, एक पैर तो दोस्तों
दोस्तों इनका पूरा कट गया था, और दूसरा पैर दोस्तों कई जगह से फ्रैक्चर था, और पूरा शरीर दोस्तों इनका इंजरी में था, पूरा शरीर दोस्तों इनका बर्बाद हो चुका था। उस कंडीशन के होने के बावजूद भी इन्होंने दोस्तों एक ऐसा प्रदर्शन किया कि इन्होंने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में दोस्तों इन्होंने पूरा इतिहास रच दिया। इसीलिए दोस्तों इन्होंने एक लाइन कही है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों इन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान दोस्तों मन से विकलांग हो ठीक है, तो दोस्तों उसका फर्क पड़ता है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि शरीर से विकलांग होने से इंसान की कभी नहीं हार सकता है, ठीक है। शरीर के विकलांग होने से इंसान कभी नहीं हार सकता है जब तक कि वह मन से विकलांग ना हो। तो दोस्तों अपने मन और आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसे कमज़ोर मत होने दीजिए, बाह्य शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभी दोस्त इसे ध्यान रखेंगे और अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे। वीकेडीयू सदैव आपके साथ है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, फाहियान निम्न में से किस शासन काल में आया था? तो फाहियान दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसका सीधे आंसर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त छाप देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का संस्थापक था, और दोस्तों ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। इसने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ये वर्धन वंश का शासक था। किसका था? वर्धन वंश का शासक था। ये दोस्तों पहले से सुनाग वंश के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो हर्षवर्धन के दोस्तों अगर बात की जाएगी तो इन्होंने दोस्तों इनके एक भाई थे दोस्तों जिनका नाम था राजवर्धन। तो दोस्तों राजवर्धन था, उनकी बहन का नाम था दोस्तों राजश्री। राजश्री दोस्तों इनकी बहन का विवाह कन्नौज के एक शासक थे दोस्तों जिनका नाम क्या था? गृहवर्मा। तो गृहवर्मा के साथ में इनकी बहन का विवाह हुआ था, और जिसे दोस्तों किसने मार दिया था? जिसे दोस्तों शशांक ने मार दिया था। एक शशांक नाम का शासक था दोस्तों जिन्होंने इसे इनके जो है बहन के पति को मार दिया था। उसके बाद में दोस्तों हर्षवर्धन ने अपना जो है कन्नौज पर दोबारा से शासन स्थापित किया। इनके भाई की मृत्यु के बाद इन्होंने 16 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? 16 वर्ष की आयु में दोस्तों यह गद्दी पर बैठे थे, और इन्होंने अपनी नई राजधानी कहाँ पर बनाई थी? कन्नौज में। तो कन्नौज का अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्या बनता है, कन्नौज का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, और कन्नौज का सबसे प्रभावी शासक था हर्षवर्धन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों कनिष्क की, तो दोस्तों कनिष्क ने दोस्तों कौन सा संवत चलाया था? तो कनिष्क ने दोस्तों शक संवत चलाया था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा। और कनिष्क दोस्तों किस वंश का शासक था? तो ये दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। अगर आप लोग पूछते हैं भैया जब ये कुषाण वंश का शासक था तो इसने शक वंश का संवत क्यों चलाया? तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों ये जो कनिष्क वंश का शासक, ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। दोस्तों इन्होंने शक संवत चलाया था, और इन्होंने चलाया तो अपने नाम से संवत था, लेकिन इसे शकों ने चुरा लिया था, और शकों ने चुरा कर क्या किया? उसे अपना नाम दे दिया। तो चलाया इनके द्वारा गया तो श्रेय इनको जाता है, लेकिन नाम उसका शकों के नाम पर पड़ गया। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है शक संवत का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था, तो उसमें आपको शक भी आपके ऑप्शन में मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, और इसका आंसर जो है सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर दोस्तों वाकई में इस क्लास में अगर आपको कोई दम दिख रहा है, अगर वाकई में आपको सीखने को मिल रहा है, तो एक बार दोस्तों शेयर जरूर करेंगे उन सभी दोस्तों के साथ में जिनका दोस्तों SSC GD का एग्ज़ाम है। आपके एग्ज़ाम के लिए हम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि वीकेडीयू जो है चाहता है कि जो हमारे भाई दोस्त जो दोस्तों कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, या फिर दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा फीस जो है नहीं खर्च कर सकते हैं, तो उन सभी दोस्तों के लिए एकदम मुफ्त में दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट और एक विशेष एनालिसिस के साथ में हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी से को बिल्कुल भी दोस्तों मिस ना करें, और लगातार बने रहें हमारे साथ में।
100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगर आपके अंदर जुनून है, उत्साह है सीखने के लिए, अगर आपके अंदर दोस्तों कुछ जिंदा है दोस्तों, तो आप लोग सिलेक्शन अवश्य पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सूर्य के जो चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं ये क्या कहलाते हैं, उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करते हैं, ग्रह। अगर बात की जाएगी ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ग्रहों की संख्या है 8। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है ग्रह में आंतरिक ग्रह कितने हैं, तो आंतरिक ग्रह दोस्तों हैं 4। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो सभी दोस्त लाइन से याद करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर दोस्तों बात की जाएगी क्षुद्र ग्रह किसके बीच में है, तो दोस्तों ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है। और सबसे नज़दीक सूर्य के कौन सा है, तो ये भी दोस्तों बुध है। और सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो वरुण है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ड्वार्फ ग्रह कौन है, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन सा ग्रह ड्वार्फ ग्रह की श्रेणी में आता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों प्लूटो। और दोस्तों इसे यम के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यम के नाम से जाना जाता है। और प्लूटो यानी कि यम को दोस्तों ड्वार्फ ग्रह की श्रेणी में किस लिए रखा गया, क्योंकि दोस्तों ग्रह की एक रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें दोस्तों यह है कि कोई भी ग्रह केवल अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, वह किसी अन्य ग्रह को की कक्षा को दोस्तों डिस्टर्ब नहीं करता है या फिर उसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करता। लेकिन यह काम दोस्तों प्लूटो जो था वो थोड़ा नटखट था। उसने वो क्या करता था, वो अपने कक्षा में तो चलता ही चलता था, साथ ही साथ में वरुण को डिस्टर्ब करता था। भैया डिस्टर्ब करोगे तो लोग आपको भगा देंगे। तो यही किया गया दोस्तों यम के साथ में। तो आप लोग बताएंगे यम के साथ में गलत किया गया या अच्छा किया गया। यम को भैया उसके क्लास में नहीं जाना था, तो इसलिए उसको क्या कह दिया गया, ड्वार्फ ग्रह। ठीक है, ड्वार्फ ग्रह कर दिया गया, क्या कह दिया गया, ड्वार्फ ग्रह। या फिर दोस्तों बौना ग्रह कह दिया गया, क्या कह दिया गया, बौना ग्रह। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आनंद मठ के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर दोस्तों अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, आनंद मठ के रचनाकार कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों इनका उपन्यास है दोस्तों आनंद मठ। दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसमें किसका वर्णन किया गया, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा जाता है, आनंद मठ में दोस्तों किसका वर्णन है। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, किसका वर्णन है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का वर्णन दोस्तों किसमें है, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। और दोस्तों इसी उपन्यास में इन्होंने दोस्तों वंदे मातरम लिखा, क्या लिखा है, वंदे मातरम। तो इसी में दोस्तों क्या लिखा गया है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम दोस्तों क्या है, हमारा राष्ट्र गीत है, क्या है, हमारा राष्ट्र गीत क्या है, वंदे मातरम। अगर आपसे पूछा जाए किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों क्या लिखा है, वंदे मातरम। और अगर आपसे पूछा जाए सन्यासी विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सन्यासी विद्रोह दोस्तों 1773 ईस्वी में हुआ था। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला दोस्तों यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाएगी तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो भारत का पहला दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों बहुत सारे आविष्कार किए थे दोस्तों, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है डायनामाइट की खोज किसने की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों पहले भारतीय थे जिन्हें दोस्तों क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। पहले भारतीय थे दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने जनगण मन दोस्तों भारत का राष्ट्रगान,
यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जनगण मन ये दोस्तों भारत का क्या है, भारत का दोस्तों राष्ट्रगान है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा। बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार प्यार सोनार बांग्ला, ऐसे करके दोस्तों कुछ है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ये दोस्तों क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को ना कि सिर्फ भारत के राष्ट्रगान लिखने का, साथ ही साथ में दोस्तों इन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, साथ ही साथ में इनके रचनाओं की अगर बात की जाएगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों कौन सा उपन्यास लिखा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक दोस्तों कथन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसे याद रखेंगे। कथन दोस्तों, कथन भी कई बार पूछा जाता है, या किस महापुरुष का है, तो ये याद रखेंगे, मैं नहीं तू ही। इन्होंने दोस्तों एक कथन कहा था, मैं नहीं तू ही। तो मैं नहीं तू ही यह किसके द्वारा कहा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार दोस्तों शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। यह क्लास दोस्तों वीके एड्यू एक आपका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ साथ, या दोस्तों बिल्कुल हमारे दोस्तों इमोशन के साथ में जुड़ा हुआ है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ में दोस्तों यह पूरा हमारे इमोशन के साथ में जुड़ा, क्योंकि इसमें हम दोस्तों अपना बहुत सारी मेहनत आपके लिए लगाते हैं, बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं, जो कि हमारे दोस्तों जो क्या कहते हैं हमारे बस के बाहर होते हैं। वहाँ तक दोस्तों पूरा प्रयास करते हैं, कंफर्ट जोन को तोड़ के दोस्तों सारी कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन हम देने का प्रयास करें। तो इसलिए आप सभी दोस्तों के लिए कुछ नहीं, एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है, और एक सब्सक्राइब जरूर अपने दोस्त से करवाना अगर वाकई में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो रेड क्रॉस दोस्तों इसका बहुत ही शानदार तरीका है दोस्तों याद करने का। रेड क्रॉस दोस्तों, जिसका क्रॉस है दोस्तों क्या, रेड, और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और रेड क्रॉस दोस्तों, रेड क्रॉस दोस्तों किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह दोस्तों मानवीय जिंदगी की सेहत से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ में यह दोस्तों जो है किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये महामारी से महामारी से बचाने के लिए यह जो है संस्था खोली गई है, जिसका नाम है दोस्तों रेड क्रॉस। और इस साथ ही साथ में इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, युद्ध तथा प्राकृतिक विपदा से संपूर्ण विश्व के जनजाति को जो है सहायता प्रदान करना, और उनकी सेहत की रक्षा, सेहत का ध्यान रखना, और साथ ही साथ में दोस्तों उनको जो है महामारी से संबंधित बीमारियों से उनकी रक्षा करना दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वियना में दोस्तों किसका मुख्यालय है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त देखेंगे, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, क्या होती है बताएंगे, शून्य, अनंत, ऋणात्मक या फिर परिमित। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अनुच्छेद को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा गया है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और इसे दोस्तों क्या कहा गया, संविधान की आत्मा कहा गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसमें दोस्तों दो शब्द जोड़े गए थे, एक तो आपका समाजवादी और दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष, सॉरी दोस्तों धर्म निरपेक्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, विश्व जल दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे देना है। वाटर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे। तो दोस्तों इसे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोग कुछ एक्स्ट्रा दोस्तों सीख सकेंगे हमारे साथ में, वीके डी के साथ में जुड़कर, वीके सर के साथ में जुड़कर। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएंगे एक ट्रिक दोस्तों। 22 यहाँ पर लाइन से आप लोग याद करेंगे और आपको याद हो जाएगा। 22 मार्च, देखो 22 मार्च, 22 अप्रैल और दोस्तों 22 मई, 22 मई। ये दोस्तों डेटें ऐसी हैं जो दोस्तों बार बार दोस्तों बार बार यशस्वी जी, यशस्वी दोस्तों बार बार पूछता है। एकदम दोस्तों बार बार यही उठा उठा के दे रहा है। जितने सारे हम दोस्तों पिछले 2 सालों से जो हम एनालिसिस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, तो दोस्तों उसमें जितने सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये साथ में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको हम ये दोस्तों सेशन के लास्ट तक हम इसको दोस्तों आपको समझा के ही मानेंगे और आप लोगों को पूरी तरीके से याद जरूर करवा देंगे, तभी हम दोस्तों यहाँ से जाने वाले हैं। 22 मार्च की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता चल गया, जल संरक्षण दिवस। तो दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को दोस्तों जल कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जल होता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस। ध्यान रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको तो पता चल गया, लेकिन हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए हम आपको दोस्तों एक बहुत ही शानदार चीज़ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे 22 से अगर ध्यान से देखेंगे तो 22 में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 22 की अगर बात की जाएगी मार्च, यहाँ पर देखेंगे 22 मार्च। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों 22 मार्च, तो ध्यान रखेंगे। फिर आपका यहाँ पर है 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल। अगला दोस्तों है 22 मई। इसे ध्यान से देखेंगे और आप लोगों को याद हो जाएगा। जब भी आपके एग्ज़ाम में अगर दोस्तों पूछ लिया गया तो आपको हमारी ये क्लास याद आ जाएगी, ये फिगर याद आ जाएगा। तो इसे ध्यान से देखेंगे। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? जल दिवस। और आप लोग ध्यान से देखेंगे, जल कहाँ पर पाया जाता है? तो जल पाया जाता है पृथ्वी। और दोस्तों बिना जल और पृथ्वी के जनजीवन संबंध, जो जल जनजीवन है वो जो है संभव नहीं है। तो जब दोस्तों जल होगा, पृथ्वी होगा, तभी तो दोस्तों जैव जगत संबंध जो संभव है। तो इसे ध्यान रखेंगे, जैव। तो जैव ध्यान रखेंगे बस। तो जैव से दोस्तों आपका बनेगा जैव विविधता। जैव विविधता दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपसे पूछा जाता 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से आज का ये सेशन समझ में आया होगा। तो एक बार सभी दोस्त आज के इस सेशन को अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। दोस्तों लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सभी दोस्त एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके एक सब्सक्रिप्शन से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सभी दोस्त एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में दोस्तों अपनी तैयारी करिए एकदम बेस्ट तरीके से। हमारी क्लास में दोस्तों कापी और पेन साथ में लेकर बैठिए। हर एक प्रश्न दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, बिल्कुल गारंटी के साथ में कहते हैं बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे इस सेशन से मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए।